नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चारू जौहरी, इंदिरा आईवीएफ के अल्बर्ट सेंटर से। मैं यहाँ एज अ सेंटर हेड तथा निसंतानता विशेषज्ञ कार्यरत हूँ। आज बात करेंगे दो बहुत ही कॉमन ऑपरेशंस, लेप्रोस्कोपी तथा हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में, जिनको अक्सर निसंतान महिलाओं को सजेस्ट किया जाता है कराने के लिए। तो ये दोनों ऑपरेशन क्या है, इनको कब करना चाहिए, क्या इंडिकेशंस हैं और इनके क्या लाभ होते हैं पेशेंट्स को, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो लेप्रोस्कोपी, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं दूरबीन की जांच। लेप्रो यानी कि पेट और स्कोपी यानी कि देखना। तो लेप्रोस्कोपी में हम एक दूरबीन को पेट के अंदर डालते हैं और जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको एसेस करते हैं। हिस्ट्रो यानी कि यूट्रस और स्कोपी यानी कि देखना। हिस्ट्रोस्कोपी में हम यूट्रस के अंदर दूरबीन डालते हैं और यूट्रस की अंदरूनी सतह को देखकर उसकी जांच करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन जो इंडिकेशन है, जो निसंतान एक महिला को सजेस्ट किया जाता है लेप्रोस्कोपी के लिए, वो है ट्यूबल ब्लॉकेज। तो जब हम लोग निसंतानता का इवैल्यूएशन करते हैं, यानी इनफर्टिलिटी, जब कोई कपल हमारे पास आता है इनफर्टिलिटी के साथ, तो कुछ कॉमन टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें है एक तो महिला की ट्यूब का टेस्ट, महिला को ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तथा जो पुरुष के शुक्राणु हैं उनकी एनालिसिस। तो अगर ट्यूबल ब्लॉकेज आता है एचएसजी में, तो कई बार ये जो एचएसजी की रिपोर्ट है ये फॉल्स पॉजिटिव होती है। मतलब एचएसजी में तो ट्यूबल ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है ट्यूबल ब्लॉकेज ना हो, क्योंकि जब हम लोग एचएसजी करते हैं तो उस समय यूट्रस के अंदर एक डाई को डालते हैं और ये देखते हैं कि वो डाई ट्यूब्स में पहुंची कि नहीं पहुंची। तो ये एक पेनफुल प्रोसीजर है, जिसमें कभी कभी ट्यूबल स्पैज्म हो जाता है, यानी कि जो ट्यूब्स हैं उनकी जो ओपनिंग है वो सिकुड़ जाती है, जिसके कारण से ट्यूब के अंदर वो डाई पहुंच नहीं पाती है। और ऐसे में कभी कभी फॉल्स इंटरप्रिटेशन आता है कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की जाती है। तो लेकिन समझने की बात यह है कि किन महिलाओं को ये डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी सिर्फ ट्यूब के असेसमेंट के लिए नहीं करानी चाहिए। देखिए, अगर किसी महिला की उम्र ज्यादा है, यानी 38 साल से किसी महिला की उम्र ज्यादा है, ऐसे में जैसे पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया है कि उम्र के साथ साथ जो अंडों की गुणवत्ता है वो बहुत कम हो जाती है तथा अंडों की संख्या भी खराब हो जाती है। तो अगर 38 साल से ऊपर की उम्र है तो बेहतर ये है कि सीधे आईवीएफ की तरफ बढ़ा जाए बजाय कि लेप्रोस्कोपी कराने के। इसी तरीके से अगर रिजर्व बहुत कम है, ओवेरियन रिजर्व किसी महिला का बहुत कम है, तो भी बेहतर यह है कि हम लोग नेचुरल और सिंपल ट्रीटमेंट की जगह सीधे आईवीएफ की तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि जो ओवेरियन रिजर्व है वो दोबारा हम लोग मतलब दोबारा से बना नहीं सकते। यानी कि देखिए, एक जो लड़की है वो निश्चित संख्या के अंडों के संग पैदा हुई है। अब वो अंडे अगर किसी कारण से खत्म हो गए हैं, जैसे कि एज के साथ साथ अंडे खत्म होने हैं, या कभी कभी बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट जब महिलाएं लेती हैं तो भी अंडे समय से पहले खत्म हो जाते हैं। तो अगर अंडे बहुत ज्यादा कम हैं तो बेहतर यह है कि उन्हीं अंडों के साथ में आईवीएफ करा लिया जाए, क्योंकि अगर अंडे एक बार खत्म हो गए तो अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, डोनर आईवीएफ का, यानी जिसमें हम डोनर महिला की मदद लें। उससे बेहतर है कि अगर आपके पास अंडों की संख्या कम है तो अपन सीधे आईवीएफ की तरफ बढ़ जाएं बजाय कि अन्य ऑपरेशंस के। इसी तरीके से अगर पुरुष में कोई ग्रॉस एब्नॉर्मलिटी आई है, यानी कि जो पुरुष के स्पर्म्स है या सीमेन एनालिसिस है उसमें बहुत ज्यादा ग्रॉस एब्नॉर्मलिटी है, तो भी हम लोग सिर्फ ट्यूब की जांच करके कुछ ज्यादा हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ट्यूब की संख्या बहुत ज्यादा कम है या इसमें गति नहीं है ट्यूब्स में, स्पर्म्स में, तो अगर हम लोग ट्यूब्स को खोल भी देंगे ऑपरेशन करके तो भी ज्यादा कुछ हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेल फैक्टर में भी दिक्कत है। तो ऐसे केसेस में सिर्फ ट्यूब की जांच के लिए ऑपरेशन कराना बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर महिला की उम्र कम है, 30 से 35 के आसपास है, और ओवेरियन रिजर्व अच्छा है, पुरुष के शुक्राणु अच्छी क्वालिटी के हैं, या अभी जो ट्राई करते हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है महिला और पुरुष को, तो ये ऑपरेशन ऐसी महिलाओं में ट्यूब की जांच के लिए कराया जा सकता है। इसके साथ ही कभी कभी बच्चेदानी में गांठें होती हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड है, तो कई बार देखा गया है, स्टडीज में प्रूवन है कि अगर फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा बड़े साइज का है तो और पेशेंट को इनफर्टिलिटी है, तो बेहतर है कि इस फाइब्रॉइड को हम लोग पहले से निकाल दें, या अगर
ये जो फाइब्रॉइड है, ये जो अंदरूनी परत है बच्चेदानी की यानी एंडोमेट्रियम, इसको पुश कर रहा है या इसको धकेल रहा है अंदर, तो ऐसे में अगर हम इस फाइब्रॉइड को पहले निकाल देते हैं तो सक्सेस रेट बढ़ जाती है। कभी कभी हम लोग को अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो अगर हम दूरबीन डाल के देखते हैं तो लेप्रोस्कोपी से ये पता चल जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस का क्या ग्रेडिंग है। अगर सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है जैसे ग्रेड 3 ग्रेड 4, तो ऐसे में जो ट्यूबल और ट्यूब्स और ओवरी की रिलेशन है वो सही नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा एडहेजन्स अंदर होते हैं। तो ऐसे केसेस में सीधे आईवीएफ की तरफ बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है तो नॉर्मल या आईयूआई के द्वारा भी ट्राई किया जा सकता है। तो जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तो डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक दोनों ही, जैसे मैंने बताया, करते हैं, और साथ ही हमें ये भी समझ में आता है कि किस तरीके का इलाज महिला को करना चाहिए, कि नॉर्मल के लिए ट्राई करना है या नहीं करना है, या सीधे आईवीएफ करना बेहतर रहेगा। हिस्टोस्कोपी यानी कि जो दूरबीन से अंदरूनी बच्चेदानी की जांच है, उसके जो इंडिकेशंस हैं वो कॉमनली होते हैं कि यूट्रस के अंदर कोई पॉलिप होना यानी कोई गांठ होना, फाइब्रॉइड होना, या कभी कभी बच्चेदानी के अंदर जाल होता है जिससे कि परत खराब हो जाती है, तो उस जाल को ठीक करने के लिए ये ऑपरेशन किया जाता है। या कभी कभी एंडोमेट्रियम बहुत थिन है, यानी कि जो परत है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही अल्ट्रासाउंड में, ऐसे में भी दूरबीन डाल के जो बच्चेदानी है इसको ठीक किया जाता है। तो ये कॉमन इंडिकेशंस है हिस्टोस्कोपी के भी। कभी कभी कुछ केसेस में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तब भी अगर मान लीजिए पहले आईवीएफ फेलियर्स हैं, तो एक बार हम लोग दूरबीन डाल के देखना चाहते हैं कि कुछ ऐसी एब्नॉर्मलिटी या कुछ ऐसी चीज तो नहीं है माइनर जो कि अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख रही है, और अगर हम उसको लेप्रोस्कोपी करके डायग्नोस करें तो शायद रिजल्ट्स इम्प्रूव हो जाए। इसी के साथ अगर ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है ना, तो इसको हाइड्रोसेल्पिक्स कहते हैं। तो अगर ट्यूब में पानी है या कोई ग्रॉस पैथोलॉजी ओवरी के अंदर या कोई सिस्ट ऐसी है जो कि निकालनी चाहिए, तो इसको भी हम लोग आईवीएफ से पहले ट्रीट करते हैं, क्योंकि अगर ट्यूब में पानी भरा है तो आईवीएफ में जो सक्सेस है वो कम हो जाता है। तो सफलता बढ़ाने के लिए भी कई बार आपको जो डॉक्टर है वो लेप्रोस्कोपी या हिस्टोस्कोपी सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है। अगर आपका डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए कि क्या इसके आपको बाकी में जरूरत है कि नहीं है, और अगर है तो इसके बाद में क्या संभावनाएं हैं प्रेगनेंसी लगने की, इसको जरूर डिस्कस कीजिए। कई बार क्या होता है, पेशेंट्स केवल डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करा के आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो हमें वो जो ट्यूब्स हैं उसको ऑपरेट करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है आईवीएफ से पहले। कई बार जब केवल डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी होती है तो पेशेंट्स का ऑपरेशन हो जाता है, पानी दिखाई देता है, लेकिन उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, तो पेशेंट नॉर्मल कंसीव नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी ट्यूब ब्लॉक्ड है। लेकिन जब वो आईवीएफ के लिए आगे बढ़ता है तो हम लोग को दोबारा उसका ऑपरेशन करना पड़ता है उस हाइड्रोसेल्पिंग्स को ट्रीट करने के लिए। तो बेहतर ये है कि जब आप एक लैप्रोस्कोपी के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से सलाह लें कि वाकई में ये ऑपरेशन आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, और अगर करना है तो इसको क्या थेरेपेटिक साथ में करना चाहिए, वही हमेशा बेहतर होता है। तो इस बारे में आपको भी कोई क्वेरी हो तो हम लोगों से यहाँ पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मिलने के लिए। धन्यवाद।